वेलकम स्टूडेंट्स, मैं एल.के. झा यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन की ओर से आप लोग को कंपटीशन परीक्षा में जो प्रश्न पूछी जाती है विभिन्न विषयों से, उस विषय में हम आज एक नया बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं। बंगाल के नवाब एवं अंग्रेज का बंगाल विजय। भारत में अंग्रेज का विजय अभियान बंगाल से शुरू होती है और फिर बंगाल को आधार बनाकर ब्रिटिश सरकार भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन की। इस संदर्भ में हम देखेंगे कि बंगाल में नवाब यानी बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना मुगल वंश के पतन के बाद किस तरह से हुआ और फिर वहाँ क्या ऐसी खामियां थी जिसके परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश राज की नींव बंगाल से पड़ी। यहाँ से आपको ढेर सारे प्रश्न बनते हैं और यहाँ सैकड़ों प्रश्न आज आपको हम देने जा रहे हैं जो विभिन्न परीक्षाएं में यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे वगैरह दरोगा में पूछी गई है और पूछी जाएगी। पूरी तरह संभावना है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर को आप लोग यदि देख लें एक बार तो आपको यहाँ से हमेशा जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रहती है वह बनाने में आप सफल हो सकते हैं। देखिए, ये बंगाल के नवाब हैं जो मुर्शिद कुली खां जिसे औरंगजेब के काल में उप दीवान बनाया गया था, उप सूबेदार बना फिर उसके बाद वे बंगाल में 1717 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। बंगाल मुगल काल में बंगाल की राजधानी ढाका थी, तो मुर्शिद कुली खां ने अलग स्वतंत्र जब बंगाल में एक राज्य की स्थापना किया तो उन्होंने ढाका के स्थान पर एक शहर बसाया और शहर मुर्शिदाबाद शहर जो है वह मुर्शिद कुली खां के नाम से है और मुर्शिदाबाद ये शहर बसाया और इसे बंगाल का राजधानी बना दिया। तो इस प्रकार मुर्शिद कुली खां एक स्वतंत्र राज्य की बंगाल में स्थापना की। इन्होंने कानून व्यवस्था बेहतर बनाया, राजस्व का साधन इकट्ठा की और ब्रिटिश कंपनियों को जो विशेषाधिकार दिया गया था 1717 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश कंपनी को एक विशेषाधिकार दिया गया था जिसे दस्तक कहा जाता है। इस दस्तक को लागू करने में भी मुर्शिद कुली खां ने सहयोग दिया। दस्तक क्या है? दस्तक ब्रिटिश कंपनी को दिया गया फरुखसियर द्वारा 1717 में एक विशेष अधिकार जो 3000 रुपया देकर चुंगी मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया, जिसका प्रमाण हस्तमुद्रित रूप से फोर्ट विलियम के अध्यक्ष द्वारा की जाती थी। जिस ब्रिटिश सामान पर कोई भी अन्य प्रकार की कर नहीं लगाई जाती थी, केवल 3000 रुपया देकर। मुर्शिद कुली खां के मृत्यु के बाद उनके दामाद शुजा-उद-दौला है। शुजा-उद-दौला शासक बने बंगाल के नवाब। शुजा-उद-दौला मुर्शिद कुली खां के दामाद थे और इनके शासनकाल में हम देखेंगे अली बर्दी खां जो 1733 ईस्वी में बिहार के उप दीवान बनाए गए थे, वह बहुत ही प्रभावशाली हो गए थे। इस समय में मुगल वंश पतन की ओर अग्रसर हो रहे थे। इस समय मोहम्मद शाह, मुगल बादशाह जो रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है, उनका प्रभाव धीरे धीरे भारत पर कम होने लगा था। शुजा-उद-दौला के बाद शासक बने इनके पुत्र, शुजा-उद-दौला के पुत्र सरफराज का शासनकाल बड़ी अव्यवस्थित रही और इस स्थिति का लाभ उठाकर 1740 ईस्वी में अली बर्दी खां ने 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। गिरिया का युद्ध आपको अनेक एग्जाम में पूछा गया है। गिरिया के युद्ध में सरफराज का हत्या कर दिया और अली बर्दी खां इस प्रकार से अब बंगाल के ये नवाब बन गए। अली बर्दी खां के शासनकाल में ये अपने को शासन को पूरी तरह प्रमाणित करने के लिए 1 करोड़ रुपया मोहम्मद शाह रंगीला को दिया और इस प्रकार अब ये पूर्ण रूप से अस्वस्थ होकर शांतिपूर्ण बंगाल में शासन करने लगे।
अलीवर्दी खां के शासनकाल में व्यापार में काफ़ी विकास हुआ, कृषि उद्योग में भी विकास हुआ, इसलिए इनके शासनकाल को बंगाल में व्यापार के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है। चतुर्दिश स्वर्ण युग कहा जाता है। चारों दिशा में इनके काल में बंगाल में एक युग कहा जाता है कि एक युग है जो स्वर्ण युग के रूप में अधिकतर विद्वान मानते हैं कि बंगाल में समृद्धि काफ़ी बढ़ गया, शांति भी बना रहा। अलीवर्दी खां के समय में बंगाल में यूरोपियन कंपनी का भी प्रभाव बढ़ने लगा और अलीवर्दी खां यह बेहतर रूप से समझ रहा था कि यूरोपियन कंपनी, विशेष रूप से अंग्रेज कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन लोग को यदि हम शांतिपूर्ण व्यापार करने दें तो निश्चित ही वह हमारे लिए भी लाभदायक है, क्योंकि उससे हमें अधिक राजस्व प्राप्त होगी। लेकिन उन्होंने एक बार कहा था कि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी और यूरोपियन कंपनी के प्रति सतर्क भी रहना चाहिए। अलीवर्दी खां यूरोपियन कंपनी की तुलना मधुमक्खियों की छाता से किया था। उनका कहना था कि यदि छेड़ोगे तो काट लेगा, अन्यथा ये मधु देगी। यानी इसका अर्थ हुआ कि यूरोपियन कंपनियों के साथ हमारा संबंध शांतिपूर्ण हो, सौहार्दपूर्ण हो, बेहतर हो, ताकि वह व्यापार करे और उससे हमें भी राजस्व में इजाफा होगी। इस स्थिति में अलीवर्दी खां ने मधुमक्खियों की छाता से की थी। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। अलीवर्दी खां की 3 पुत्री थी, 3 पुत्रियां थी अलीवर्दी खां की। सबसे बड़ी पुत्री का नाम थी घसीटी बेगम। अलीवर्दी खां के 3 पुत्री थी। सबसे बड़ी पुत्री का नाम थी घसीटी बेगम, जो ढाका क्षेत्र में राजबल्लभ के सहयोग से शासन चला रही थी। दूसरी पुत्री और तीसरी पुत्री का नाम अब तक पता नहीं है, लेकिन दूसरी पुत्री का पुत्र का नाम था शौकत जंग, जो पूर्णिया के सूबेदार थे। और तीसरी पुत्री का पुत्र था सिराजुद्दौला, जो नाना के पास रहते थे। और कहा जाता है कि ये प्रारंभ में स्वाभिमानी तो थे, लेकिन उदंड प्रवृत्ति के थे। जैसा कि आप जानते हैं कि एक हम लोग में कहावत है कि नवाब का नाती मत बनो। एक हम लोग में कहावत है कि नवाब का नाती मत बनो। यह सिराजुद्दौला के बारे में ही कहा जाता है, क्योंकि जब अलीवर्दी खां इनके नाना शासक थे, उस समय सिराजुद्दौला उनके नाती के नाते वे जो चाहें वह करने के लिए स्वतंत्र थे, जिसको आजकल हम लोग गलत अर्थ में एक कहावत के रूप में प्रयोग करते हैं। तो सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां के सबसे प्रिय पात्र थे, इसलिए नाना के मरने के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के शासक बने। जाहिर है कि अलीवर्दी खां के 3 पुत्री थी। एक पुत्री घसीटी बेगम जो बड़ी थी, जो ढाका क्षेत्र में राजबल्लभ के सहयोग से शासन कर रही थी, उसने इसका विरोध किया। और दूसरी पुत्री के पुत्र, दूसरी तीसरी पुत्री का नाम अज्ञात है, दूसरी पुत्री का पुत्र जो पूर्णिया के सूबेदार माने राज्यपाल थे, शौकत जंग, उसने भी सिराजुद्दौला का विरोध प्रारंभ कर दिया। यही स्थिति है कि बंगाल की स्थिति अब देखेंगे कमजोर होगा और फिर मजे में बंगाल में अंग्रेज का शासन प्रारंभ हो जाएगी। सिराजुद्दौला घसीटी बेगम को पराजित कर दिया और एक बड़े ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। वह युद्ध अक्टूबर 1756 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में हम देखेंगे, इसे हम मनिहार के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये मनिहार के युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। मनिहार के युद्ध में अक्टूबर 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने शौकत जंग, जो इसके मौसेरे भाई है, उनको पराजित करके हत्या कर दिया। इस स्थिति में अब इनके विरोधी तो, ये 2 विरोधी तो पराजित हो गए हैं, लेकिन इनके एक बड़े विरोधी के रूप में सामने आए, वह थे मीर जाफर इनके एक बड़े विरोधी के सामने आएंगे। अब हम लोग इसी संदर्भ में जानेंगे कि कैसे बंगाल में अंग्रेज का शासन प्रारंभ हो गया। सिराजुद्दौला के
अलीवर्दी खां के जो सेनापति थे मीर जाफर, सिराजुद्दौला ने इन्हें सलाहकार बना दिया और मीर मदन और मीर मोहन को उसके स्थान पर अपना सेनापति नियुक्त किया सिराजुद्दौला ने, जो कश्मीर के पंडित थे, ब्राह्मण थे। तो ये मीर मदन और मीर मोहन को सिराजुद्दौला ने जब अपना सेनापति बनाया और मीर जाफर को सलाहकार बनाया, तो यह मीर जाफर को पसंद नहीं आया। वह समझा कि हमें अपमानित किया गया। इसी संदर्भ में अब हम देखेंगे कि यूरोप की घटना जो है वह हमारे देश को प्रभावित करती है। यूरोप में एक युद्ध हुआ जिसका नाम है सप्तवर्षीय युद्ध। ये सप्तवर्षीय युद्ध जो 1756 से 63 तक चले। इस सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस और ब्रिटेन जो दो विरोधी गुट में शामिल थे, इसलिए भारत में भी फ्रांसीसी कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी में विरोधाभास उत्पन्न हो गया। दोनों में जो है अविश्वास की भावना बन गई, जिसके कारण फोर्ट विलियम जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मुख्य कारखाना थी, उसकी किलाबंदी अंग्रेज करने लगे और चंद्रनगर जो कि फ्रांसीसी बस्ती बंगाल में थी। आपसे चंद्रनगर से प्रश्न पूछी जाती है कि फ्रांसीसी की सबसे महत्वपूर्ण स्थलीय क्षेत्र में कौन सी कंपनी थी। आपको अनेकों बार ये प्रश्न पूछी गई है, तो इस प्रश्न का उत्तर देना है बंगाल में चंद्रनगर स्थलीय भाग में फ्रांसीसी की सबसे महत्वपूर्ण कंपनी थी। तो फ्रांसीसी भी अपने को किलाबंदी करने लगा और यही स्थिति अंग्रेज भी करने लगा। तो नवाब ने दोनों को संवाद दिया कि कानून व्यवस्था बनाना, सुरक्षा बनाना नवाब की जिम्मेदारी है। इस स्थिति में आप लोग किलाबंदी करना छोड़ दें। आप देखेंगे कि फ्रांसीसी ने तो चंद्रनगर की किलाबंदी करना छोड़ दिया, लेकिन अंग्रेज ने इनकी बात को अवहेलना की। इस स्थिति में एक बहुत बड़ी घटना होगी। वह घटना हम देखेंगे कि 20 जून 1756 को एक घटना होगी कि सिराजुद्दौला अपने सेना के साथ फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। जब फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया तो बहुत सारे अंग्रेज मारे गए, बहुत सारे ज्वारीय द्वीप फुल्टा चले गए और 146 अंग्रेज को पकड़ लिया गया। इसको बंदी बनाया गया और इसे कहा जाता है कि 18 × 14 × 10 फीट की कोठरी में रख दिया गया, जहां 3 दिन बाद यानी 22 जून को जब निकाला गया तो इसमें 123 में केवल 23 जीवित बचे। इसमें केवल 23 जीवित बचे, 146 में केवल 23 जीवित बचे, ऐसा हॉलवेल का कहना है। ये हॉलवेल कौन था? आपको यहां से भी प्रश्न होता है। हॉलवेल ये 123 में जो बंदी बनाए गए थे उसमें एक हॉलवेल भी थे। हॉलवेल के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही कट्टर नस्लवाद से प्रभावित था और इन्होंने ही इस घटना को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। ऐसा कहा जाता है कि गर्मी के कारण दम घुटने से 3 दिन में 146 में सिर्फ 23 बचे, 123 व्यक्ति मारे गए। और यह जिसको हम लोग इतिहास में जानते हैं क्या? ब्लैक होल, काला कोठरी घटना, ब्लैक होल के नाम से हम जानते हैं। यह ब्लैक होल का जो घटना है, इसको चर्चा में लाने का श्रेय किसको है? हॉलवेल को है। हॉलवेल जो बाद में बंगाल के कार्यकारिणी गवर्नर भी बने थे, इन्होंने ही इस विचार को काफी चर्चित किया और इस चर्चा के कारण अंग्रेज काफी आक्रोशित हो गए हैं। बंगाल में जो फुल्टा ज्वारीय द्वीप पर बचे हुए अंग्रेज थे, उन्होंने मद्रास कंपनी को आवेदन दिया, अनुरोध किया कि आप हमारी रक्षा करें। इस स्थिति में हम देखेंगे कि मद्रास से 2 सेना के नेतृत्व में एक वाटसन के नेतृत्व में नौसेना और क्लाइव के नेतृत्व में स्थल सेना बंगाल के लिए मद्रास से कूच किया। थोड़ा ध्यान देंगे, भारत में
अंग्रेज ब्रिटिश राज की यहाँ शुरुआत है। किस प्रकार ब्रिटिश राज भारत में प्रारंभ हुआ, बंगाल से प्रारंभ हुआ और फिर वे भारत में 200 वर्षों तक लगभग शासन किए। वाटसन के नेतृत्व में नौसेना भारत आया और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में स्थल सेना भारत में आया। ये रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम बताना चाहेंगे कि ये मद्रास प्रेसिडेंसी में 1748 में एक मामूली रीडर के रूप में आया था, एज ए क्लर्क के रूप में आया था, लिपि क्लर्क के रूप में आया था। और 1754 ईस्वी में आर्कट के घेरा डालने संबंधित इनके विचार में अंग्रेज को जो सफलता मिली, उससे ये रातों रात अंग्रेज के हीरो बन गए थे। तो ये रॉबर्ट क्लाइव जो एक क्लर्क, एक रीडर के रूप में भारत आए थे, और यही रॉबर्ट क्लाइव है जो भारत में अंग्रेजी राज के संस्थापक हैं। आपको ध्यान रखना है कि भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापक कौन है, तो आपका उत्तर होना चाहिए रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव सर्वप्रथम कहाँ अपना सेवा दिया था, तो 1748 में एक मामूली क्लर्क के रूप में, रीडर के रूप में मद्रास प्रेसिडेंसी में इन्होंने सेवा देने के लिए आए। और आर्कट के माने कर्नाटक के आर्कट घेरे के, द्वितीय कर्नाटका युद्ध के समय आर्कट के घेरा में इनके जो विचार थे उससे अंग्रेज को बहुत लाभ हुआ। उसके बाद ये अंग्रेज के बहुत बड़े व्यक्ति बन गए। इनकी बात और इनकी जो है उपलब्धि के कारण इन्हें काफी ऊंचे ओहदा दिया गया। इन्हीं के नेतृत्व में स्थल सेना आया। जब बंगाल में ये दोनों पहुंचे तो बंगाल की स्थिति बहुत ही नाजुक थी। यहाँ एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, एक दूसरे से सब जो है आपस में ईर्ष्या बैर रखते थे। इसका लाभ रॉबर्ट क्लाइव उठाना चाहा। इसके लिए रॉबर्ट क्लाइव ने दो तरह से कार्य किया। एक तो सिराजुद्दौला के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने का दिखावा किया, और दूसरी ओर इनके विरोधियों को एकत्रित कर एक सशक्त विरोधी नवाब के विरोध में खड़ा करने के लिए अपने आप को हर स्तर पर प्रयास करने लगा। अब हम देखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वह सिराजुद्दौला से एक संधि करेगी जो 9 फरवरी 1757 को होगी, और वह संधि होगी अलीनगर। बहुत महत्वपूर्ण है अलीनगर की संधि। ये अलीनगर की संधि जो 9 फरवरी 1757 को हुई, अलीनगर कलकत्ता का दिया गया नाम किसके द्वारा है? सिराजुद्दौला द्वारा। सिराजुद्दौला ने अलीनगर नाम कलकत्ता को दिया था, जहां 9 फरवरी 1757 को एक संधि हुई रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला भलीभांति समझ गया था कि हमारे विरोधी बहुत हावी है। इस कारण सिराजुद्दौला ने इस संधि में अंग्रेज की बहुत सारी मांगों को मान लिया, जैसे बॉम्बे टकसाल में ढला हुआ सिक्के को बंगाल में चलाने की अनुमति दे दी, जो कि संप्रभुता का सरासरी विरोध था। दूसरा, उन्हें किलाबंदी करने का भी अधिकार दे दिया। हम देखेंगे कि सिराजुद्दौला के बहुत सारे विरोधी थे, जिस विरोधी में कुछ का नाम हम आपको बताने जा रहा है। मीर जाफर, यार लतीफ, अमी चंद्र, मनिक चंद्र, हीरा लाल, जिसको जगत सेठ, हीरा लाल जिसको जगत सेठ कहा गया, ये लोग सबसे महत्वपूर्ण किराएदार हैं जो बंगाल को अंग्रेज को सुपुर्द करने में, अंग्रेज के विजय प्राप्त करने में सबसे सशक्त भूमिका निभाया। मीर जाफर जो पहले सेनापति थे सिराजुद्दौला के, ये बाद में सलाहकार बने। यार लतीफ बहुत बड़े सेनापति थे। अमी चंद जो इनके बहुत बड़े अधिकारी थे। मनिक चंद्र जो बहुत बड़े साहूकार थे, जो अंग्रेज और मीर जाफर के बीच एज एजेंट के, दलाल के, एज ए बिचौलिया दलाल के रूप में कार्य किए हैं। और हीरा लाल जगत सेठ ये राजस्थान के रहने वाले थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, जिस कारण इन्हें जगत सेठ की उपाधि दी गई थी। और ये बहुत बड़े व्यापारी भी इन सब के साथ मिल गए। इसीलिए कहा जाता है
कि बंगाल के साहूकारों ने बंगाल को अंग्रेज के हवाले कर दिया। तो इन लोग ने अपने अपने क्षणिक लाभ के लिए एक समझौता किया। किससे समझौता किया? रॉबर्ट क्लाइव से। रॉबर्ट क्लाइव से समझौता किया। रॉबर्ट क्लाइव ने दो दस्तावेज बनाया, एक वास्तविक ओरिजिनल, एक डुप्लीकेट, एक नकली। और जो बात कहा सब बात को मानने के लिए नकली पर इस तरह से उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। जबकि ऐसा है कि इस तरह के हस्ताक्षर करने के लिए एडमिरल जब वाटसन को रॉबर्ट ने दबाव डाला तो उन्होंने करने से इनकार कर दिया। उस स्थिति में जाली दस्तक यानी जाली हस्ताक्षर सिग्नेचर भी रॉबर्ट क्लाइव ने कर दिया। जाली दस्तक जो है या दस्तक यानी कि हस्ताक्षर भी रॉबर्ट क्लाइव ने कर दिया था। आपको यह भी प्रश्न पूछा गया है कि वाटसन का जाली हस्ताक्षर किसने किया, सिग्नेचर किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने कर दिया। इस स्थिति में अब पूरा प्री प्लान बन गया कि मीर जाफर बंगाल का नवाब बनेगा और सिराजुद्दौला को हटाया जाए। फिर इस स्थिति में रॉबर्ट क्लाइव जब पूरी तरह अपनी योजना को मूर्त रूप देने की स्थिति में आ गई तो सिराजुद्दौला पर अलीनगर की जो संधि हुई थी उसे तोड़ने का आरोप लगाया और इस कारण अंततः एक युद्ध होगी। वह युद्ध है पलासी का युद्ध। यह युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को। ध्यान देना है कि पलासी का युद्ध, यहां से आपको बार बार प्रश्न पूछी जाती है, पलासी का युद्ध कहां हुआ? तो पलासी अभी कहां है? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच जो पलासी का युद्ध हुआ, ये कब हुआ, कहां हुआ, किस नदी के तट पर हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ? ऐसे प्रश्न आपसे पूछी जाती है। तो पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। पलासी कहाँ है? तो नदिया जिला में अवस्थित है। किस नदी के तट पर है? बहुत महत्वपूर्ण, भागीरथी नदी के तट पर है। पलास के मैदान के कारण इसका नाम पलासी का युद्ध पड़ा और यह युद्ध एक नाम मात्र का युद्ध था, जिस युद्ध में यार लतीफ मीर जाफर के महत्वपूर्ण सेना के भाग ने जो महत्वपूर्ण सेना का भाग था युद्ध में मुख्य दर्शक बना रहा, युद्ध में भाग नहीं लिया। मीर मदन और मीर मोहन के नेतृत्व में नवाब की सेना ने युद्ध किया और अंततः रॉबर्ट क्लाइव से पराजित हुआ। मीर मदन और मीर मोहन युद्ध करते हुए रणभूमि में मारा गया। जब अंत समय में मीर जाफर से सलाह लिया सिराजुद्दौला कि आपकी सेना युद्ध में शामिल नहीं हो रही है, तो उन्होंने कहा कि हम उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप युद्ध करते रहें और हमें जब उचित समय आएगा तो हम युद्ध में आपके विजय को सार्थक बना देंगे, विजय अभियान को पूरा कर देंगे। अंततः सिराजुद्दौला जान बचाने के लिए भाग गया। जब देखा कि हमारी पराजय हो गई और हम बंदी बनाए जाएंगे अथवा मारे जाएंगे, तो ये भाग गए। जैसा कि आप जानते हैं सिराजुद्दौला को किसने हत्या कर दिया? मीरन ने। ये मीरन कौन थे? तो मीर जाफर के पुत्र का नाम था मीरन, जो बाद में सिराजुद्दौला को युद्ध में नहीं, युद्ध के बाद ये छुप छुप के एक दूसरे जगह बदलते रहे, लेकिन अंततः मीर जाफर के पुत्र मीरन ने इनका हत्या कर दिया। इस प्रकार पलासी के युद्ध से बंगाल विजय अभियान शुरू होती है और इसका श्रेय रॉबर्ट क्लाइव को जाता है और रॉबर्ट क्लाइव ने पलासी के युद्ध में विजय कर बंगाल में मोहरा मीर जाफर को नवाब बनाया और वास्तव में बंगाल से ब्रिटिश शासन की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन की शुरुआत हो गई। इस प्रकार हम मानते हैं कि पलासी का युद्ध तो नाम मात्र का युद्ध था, जिसमें सिराजुद्दौला नवाब के साथ छल किया गया, उनके सेना ने छल किया। बंगाल के बड़े बड़े जो व्यक्ति थे, अधिकारी थे, साहूकार थे, व्यापारी थे, वे सब इनके विरोध में छल किया, गद्दारी किया। लेकिन इसका परिणाम का बहुत ही महत्व है, क्योंकि इससे बंगाल में ब्रिटिश शासन की ब्रिटिश शासन प्रारंभ हो जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं
कि आधुनिक समय में यह विचार प्रबल है कि पलासी के युद्ध से ही भारत में आधुनिक काल की शुरुआत हुआ। इतिहास को जो 3 काल में बांटा गया है, तो आधुनिक काल की शुरुआत पलासी के युद्ध से ही अब इतिहासकार मानने लगे हैं। पहले मराठा से जो अब्दाली का युद्ध हुआ था, पानीपत युद्ध के बाद से माना जाता था। तो इस प्रकार पलासी के युद्ध जो नाम मात्र का है, जो पलास के मैदान में भागीरथी नदी तट पर नदिया जिला में हुआ, उसका परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। अब आप देखेंगे कि यहां सिराजुद्दौला असफल क्यों हुआ। इस पर हम बताना चाहेंगे कि सिराजुद्दौला चूंकि 24-25 साल का नवयुवक था, इनकी प्रशासन में बहुत अनुभव नहीं थी। हालांकि ये स्वाभिमानी थे और स्वतंत्र प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, लेकिन इनके पास प्रशासन का अनुभव, कूटनीति का अभाव था। जब इनको सिराजुद्दौला को पता लगा कि मीर जाफर मेरे विरोध में षड्यंत्र रच रहे हैं, कॉन्स्पिरेंसी कर रहे हैं, उस स्थिति में सिराजुद्दौला को यह करना था कि वो मीर जाफर को बंदी बना लेता। लेकिन उन्होंने क्या किया कि मीर जाफर से पूछा कि आप षड्यंत्र रच रहे हैं, तो स्वाभाविक है उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस स्थिति में मीर जाफर को षड्यंत्र रचने में पूरा समय मिला और अंततः नवाब बनने में सफल हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि मीर जाफर जब नवाब बना तो फिर क्या हुआ। मीर जाफर जब नवाब बना तो 24 परगना का जागीर क्लाइव को दिया गया, जिसे क्लाइव का जागीर कहा गया। मीर जाफर का व्यक्तित्व नहीं था, ये पूरी तरह इनका व्यक्तित्वहीन व्यक्ति थे, इनकी कोई अपनी स्वतंत्र प्रवृत्ति नहीं थी। इस कारण इसे रॉबर्ट क्लाइव का गिद्दर, फॉक्स, लोमड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि ये लालची थे जो अंग्रेज के हवाले कर दिए बंगाल को सिर्फ अपने नवाबी के लिए। इसलिए इसे रॉबर्ट क्लाइव का लालची, गिद्दर, फॉक्स आदि नामों से भी इन्हें जाना जाता है। आपको बता दें कि मीर जाफर जब राजा बना तो 2,34,000 पाउंड, 2,34,000 पाउंड, रुपया नहीं पाउंड, यह कंपनी को दी। 24 परगना की जागीर रॉबर्ट क्लाइव को दी, जो उसका जागीर कहलाया, रॉबर्ट क्लाइव का जागीर कहलाया। और फिर इससे भी अधिक मात्रा में विभिन्न अधिकारियों को इन्होंने उपहार स्वरूप जो है धन संपत्ति दी। अब स्थिति ऐसी हो गई कि ब्रिटिश अधिकारी लोग जो भारत में कंपनी के अधिकारी थे, वे लोग बंगाल को अथवा मीर जाफर को कामधेनु गाय समझ ली, कल्प वृक्ष। हमारे इतिहास में, पौराणिक कथा में 2 बहुत ही चर्चित नाम है। एक है कामधेनु गाय। कामधेनु गाय के बारे में ऐसा माना गया कि जब जितना जरूरत हो उतना वे दूध दे देगी, जब जितना दूध की कामना करेंगे उतना दूध देगी। और दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पौराणिक कथा में जुड़ा हुआ है, वह है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष अभी जो है अयोध्या में मोदी जी जो गए थे, उन्होंने भी वहां रोपा। वह है अपराजिता, जिसको अपराजिता कहते हैं। अपराजिता फूल जो होता है उसी को कल्प वृक्ष के रूप में हमारे पौराणिक कथा में दर्शाया गया है। ऐसा कहा गया है कि कल्प वृक्ष सामने में जो भी कल्पना करेंगे वह पूरा हो जाता था। तो जो भी हो, मीर जाफर को वे लोग कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष समझ लिए। इनसे बार बार धन संपत्ति ऐंठने लगे, मांगने लगे। अंत में जब मीर जाफर देने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि राजकोष रिक्त हो गई, खाली हो गई, ऐसी स्थिति में अंग्रेज ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर के स्थान पर किसको बनाया? मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि मीर कासिम ने भी प्रारंभ में अंग्रेज को बहुत कुछ दिया, जिसमें बर्धमान जिला, चिटगांव आदि क्षेत्र भी दिया। लेकिन मीर कासिम जो और मीर जाफर में एक मूलभूत अंतर था। मीर जाफर जहां लोभी था, उनका अपना व्यक्तित्व नहीं था, वहीं मीर कासिम एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उनकी अपनी अलग व्यक्तित्व थी और वह नवाब की पूरी शक्ति का उपयोग करना चाहते थे।
यही कारण है कि मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी कहां बनाया? मुंगेर को। कहां राजधानी ले आया? मुंगेर राजधानी ले आया। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी कहां बनाया? मुंगेर को बनाया। मुंगेर में अस्त्र शस्त्र की इन्होंने कारखाना खोल दी, किलाबंदी की। यूरोपियन पद्धति पर ये अब सेना को संगठित, अनुशासित, प्रशिक्षित करने का भी प्रयास किया। इन कारणों से अंग्रेज के लिए बहुत ही ये दुखदाई, सर दर्द देने वाला हो गया, क्योंकि यह देख रहा था कि जो मछली पानी से बाहर निकल गई थी, यानी जो बंगाल हमारे अंदर आ गई थी, वह फिर मछली पानी में तैरने लगा है, यानी वो हमारे हाथ से निकलने जा रहा है। इन्हीं कारण से मीर कासिम और अंग्रेज के बीच विवाद बढ़ते गया। इस विवाद का चरम स्थिति तब पहुंच गया जब फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जो विशेषाधिकार अंग्रेज को दिया गया था, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। विशेषाधिकार जो अंग्रेज को दिया गया था वह समाप्त कर दिया, यानी चुंगी मुक्त व्यापार करने का अधिकार सबको दे दिया। इन कारणों से भारी विवाद हो गया अंग्रेज और मीर कासिम के बीच, और अंततः छिटपुट घटना के बाद मीर कासिम को बंगाल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इन स्थिति में मीर कासिम जो है वह अवध गया। अवध के नवाब थे शुजा-उदौला। शुजा-उदौला नवाब थे, और फिर मुगल बादशाह जो थे वह शाह आलम द्वितीय थे। तो आप देखेंगे कि मीर कासिम एक संयुक्त सैन्य अभियान की तैयारी के लिए अवध जाते हैं। अवध में शुजा-उदौला से मिलते हैं, और फिर शुजा-उदौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ एक समझौता करते हैं, जिस समझौता का उद्देश्य होता है कि हम बंगाल से अंग्रेज को बाहर करें, और फिर जो हमारी उपलब्धि होगी उसमें से कुछ भाग हम मुगल बादशाह और अवध के नवाब को सौंप देंगे। आप देखेंगे इन्हीं पृष्ठभूमि में एक बड़े युद्ध होगा, जिस युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे बार बार यहां से प्रश्न होती है, जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, क्योंकि यह युद्ध पलासी के युद्ध की, जो कहा जाता है, पुष्टि करने वाला हुआ। अंग्रेज के नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो ने किया, अंग्रेज का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया, और इधर अवध के नवाब शुजा-उदौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल के निष्कासित नवाब मीर कासिम के संयुक्त सेना के बीच बक्सर बिहार बक्सर में एक युद्ध होती है, और यह युद्ध बक्सर के युद्ध के नाम से जानी जाती है। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में लगभग 3200 ब्रिटिश सेना, जिसमें भारत के भी सेना थे और ब्रिटेन यूरोपियन सेना भी थे, लगभग 3200 सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे, और लगभग 50,000 सेना इनके संयुक्त, जो मीर कासिम, शुजा-उदौला और मुगल बादशाह के संयुक्त सेना के साथ शाह आलम द्वितीय के था, उसके बीच युद्ध हुआ। और इस युद्ध में लगभग 50,000 सेना को मात्र 3200 सेना ने पराजित कर दिया। यह एक वास्तविक विजय थी। बक्सर के युद्ध से मुगल की स्थिति और कमजोर हुआ, और बंगाल के जो निष्कासित नवाब था वह हमेशा के लिए अपनी नवाबी का दावा छोड़ दिया। आप देखेंगे कि पलासी के युद्ध तो नाम मात्र का युद्ध था, लेकिन बक्सर का युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि यह युद्ध मुगल बादशाह, अवध के नवाब और निष्कासित बंगाल के नवाब के संयुक्त सेना पर स्पष्ट रूप से विजय प्राप्त की थी। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में एक
छोटी सी सेना ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यूरोपियन की एक छोटी सी फौज भारत की बड़ी से बड़ी विशाल सेना को पराजित करने में सक्षम है। इससे भारतीय सेना में, भारत के राजवारों में मनोबल काफी गिर गया और ब्रिटेन और यूरोप का प्रभाव भारतीयों पर पूरी तरह छा गया। उनका आत्मबल काफी बढ़ गया। दूसरी तरफ भारतीयों की स्थिति दीनहीन अवस्था की ओर बढ़ने लगी। यही कारण है कि इसके बाद अंग्रेज के साथ बहुत सारे राजवारों ने संधि करने के लिए काफी उत्सुकता दिखाई। बक्सर के युद्ध के बाद दो बड़े ही महत्वपूर्ण संधि होती है। वह संधि है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, ये दो संधि होती है। एक 12 अगस्त 1765 को यह संधि होती है रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच। दूसरा जो 16 अगस्त को संधि होती है वह संधि होती है क्लाइव और शुजा-उद-दौला के बीच। अब आप देखिए कि इस दोनों संधि का प्रभाव भारत पर काफी महत्वपूर्ण पड़ता है। इलाहाबाद की पहली संधि जो 12 अगस्त 1765 को हुआ रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। याद रखना है कि बक्सर के युद्ध के समय रॉबर्ट क्लाइव भारत में नहीं था, लेकिन जब संधि हुई तो आप ध्यान दीजिए कि बक्सर का युद्ध जो है अक्टूबर 1764 को हुई और संधि कब हुई? 12 अगस्त 1765 को। और यह संधि करने के लिए कौन आए? रॉबर्ट क्लाइव, यानी ब्रिटेन से पूरी सतर्कता से, पूरी ही बंदोबस्त करके योजनाबद्ध तरीके से रॉबर्ट क्लाइव आए और इस संधि करने के लिए 10 महीनों का इंतजार करना पड़ा। और इस संधि के द्वारा जो 12 अगस्त 1765 को हुआ, शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अंग्रेज को दीवानी अधिकार दे दिया, यानी कि व्यापार करने का जो अधिकार था अब वह राजस्व वसूल करने का अधिकार मिल गया। दीवानी अधिकार का अर्थ हो गया वित्तीय अधिकार मिल गया। दूसरी ओर इसके बदले में रॉबर्ट क्लाइव ने 26 लाख रुपया सालाना देने का निश्चित किया और कहा कि हम शुजा-उद-दौला से, यानी अवध के नवाब से, हम कारा मणिकपुर लेकर आपको जागीर दे देंगे। तो स्पष्ट है कि 26 लाख रुपया और कारा मणिकपुर के जागीर के बदले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी अधिकार दे दी, जो आज के संदर्भ में देखा जाए तो बिहार, झारखंड, बंगाल और बांग्लादेश, इतने बड़े क्षेत्र अंग्रेज को मिल गया। तो ये एक बहुत बड़ी अधिकार था। दूसरा जो संधि 16 अगस्त 1765 को हुआ वह रॉबर्ट क्लाइव और शुजा-उद-दौला के बीच हुआ, अवध के नवाब के बीच हुआ। इसके परिणाम स्वरूप अवध के नवाब से 50 लाख रुपया युद्ध हर्जाना के रूप में मांगा गया और कारा मणिकपुर लेकर मुगल बादशाह को उसे देने के लिए मजबूर किया और साथ में कहा कि अब आप मेरे मित्र बनकर रहेंगे, मेरे विरोधी को किसी भी प्रकार का आप सहयोग नहीं देंगे। तो स्पष्ट हो गया कि एक नाम मात्र के लिए ही भारत के मुगल बादशाह उनके अधीन हो गए। दूसरा, उनके क्षेत्र अधीन उन पर वर्चस्व हो गया। और दूसरा, अवध के नवाब जो बहुत शक्तिशाली नवाब था, उन पर भी अंग्रेज का प्रभाव बढ़ गया। इस संदर्भ में अब हम चर्चा करेंगे द्वैध शासन। द्वैध शासन क्या है? आपसे यहां बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ये हम यहां पढ़ेंगे बंगाल में द्वैध शासन। ये शासन जो है 1765 से 72 तक रहा। इस द्वैध शासन में है सदर ए निजामत, दूसरा दीवानी अधिकार। द्वैध शासन का अर्थ होता है ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन डायआर्की। दोहरी शासन का अर्थ हुआ शासन को दो भाग में बांट दिया गया, जिस पर एक सदर ए निजामत का अधिकार तो नवाब को रहने दिया गया और फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है
कि दीवानी अधिकार यानी वित्तीय अधिकार अंग्रेज ने ले लिया। यही द्वैत शासन है। लियोनियस कर्टियस द्वैत शासन के जनक हैं। आप ध्यान देंगे यहाँ 4-5 प्रश्न बनता है जो आपसे बार बार पूछी जाती है। द्वैत शासन का जनक पूछे तो लियोनियस कर्टियस। बंगाल में द्वैत शासन के जनक तो रॉबर्ट क्लाइव। राज्यों में द्वैत शासन के जनक तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ये 4-5 द्वैत शासन से प्रश्न आपसे पूछी जाती है। इस द्वैत शासन के दौरान बंगाल के नवाब को पंगु बना दिया गया वित्तीय स्थिति से और लूट खसोट का राज स्थापित बंगाल में हो गया, जिसके बारे में के.एम. पानिकर ने कहा कि 1765 से 72 तक बंगाल में जो द्वैत शासन रहा वह डाकुओं का राज था। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश कॉमन हाउस में कहा था कि 1765 से 72 तक जिस तरह की पथभ्रष्ट सरकार बंगाल में रही, लूट खसोट पथभ्रष्ट सरकार बंगाल में रही, ऐसे सब संसार में कहीं भी दृष्टांत नहीं होती है। यानी अंग्रेज अपने को सब कह रहा है और भारत में जिस तरह से लूट खसोट की सरकार रही उस तरह से कहीं संसार में, कोई सब संसार में ऐसा शासन प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती है। तो स्पष्ट है कि बंगाल में द्वैत शासन के दौरान पूरी तरह जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत का बोलबाला हो गया। कानून व्यवस्था की कोई जगह नहीं रही। पूरी जो है अव्यवस्था, अराजकता की वातावरण फैल गई। इस स्थिति में ब्रिटिश कंपनी की स्थिति कमजोर हो गई। ब्रिटिश कंपनी की स्थिति कमजोर हो गई। साथ में कर्मचारी कमा के मालोमाल हो गए। बंगाल कंगाल हो गया। इसी परिस्थिति में 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड की मांग की। वहां के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के नेतृत्व में एक गुप्त समिति बनाई गई, जिस गुप्त समिति के आधार पर रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया और भारत के पहला गवर्नर जनरल भारत का, जिसे हम बंगाल का कहेंगे, बंगाल के अधीन ही मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी प्रारंभ में रखा गया, जो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया। बंगाल में द्वैत शासन इतनी खराब स्थिति थी, आप इससे ही समझ सकते हैं कि मध्यकाल में भारत के सबसे समृद्ध प्रांत बंगाल रहे। बंगाल को विद्रोही प्रांत और सबसे समृद्ध प्रांत के रूप में मध्यकाल में जाना जाता था और द्वैत शासन के दौरान इतनी खराब स्थिति रही कि बंगाल में सर्वप्रथम अकाल कब हुआ आपसे पूछी जाती है, बार बार ये प्रश्न आती है। तो बंगाल में पहली बार अकाल 1770 से 72 के बीच आया। यानी द्वैत शासन लागू होने के 5 वर्ष के अंदर बंगाल कंगाल हो गया, अकाल का वहां बोलबाला हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि बाद में ब्रिटिश भारत में अकाल आना एक साधारण सी बात हो गई। बार बार अकाल आई, जिस पर हम आगे चलकर कभी चर्चा करेंगे। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको जो कुछ हम बताने जा रहे हैं यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन की ओर से, वह आपको कैसा लगा, इसमें आप कुछ सुधार करना चाहते हैं, उसके लिए अवश्य ही आप कमेंट करें, शेयर करें, सहयोग करें। और हमें पूरा विश्वास है कि जो कुछ हमने बताया, यदि बंगाल से आपसे कोई भी प्रश्न पूछी जाती है तो उस प्रश्न को आप अधिक से अधिक उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ये बंगाल के मुर्शिद कुली खां के बाद जो है शुजाउद्दीन इनके दामाद थे। थोड़ा यहाँ मिस प्रिंट हुआ, ये शुजाउद्दीन होगा, शुजाउद्दौला नहीं, शुजाउद्दीन। तो आप देखेंगे कि बंगाल के नवाब के बारे में हमने बताया। इसके बाद मीर जाफर को देखिएगा पुनः नवाब बनाया जाएगा बक्सर युद्ध के बाद। फिर ये नाम मात्र के निजामुद्दौला, सैफुद्दौला और अंतिम बंगाल के नवाब जो है मुबारक उद्दौला है। आपको सिर्फ ये जानना है कि बक्सर युद्ध के बाद कौन नवाब बना, तो मीर जाफर पुनः नवाब बना। और अंतिम बंगाल के नवाब कौन थे, तो वह याद रखना है मुबारक उद्दौला। मुबारक उद्दौला बंगाल के अंतिम नवाब थे। और इस तरह से आपके पूरे बंगाल में जो से ब्रिटिश शासन प्रारंभ होती है, हम आगे भी आपको इसी तरह के बेहतर जहां टॉपिक लाते रहेंगे, जहां से अधिक प्रश्न आपको राइज होती है विभिन्न एग्जाम में। आप नियमित रूप से देखते रहें, शेयर करते रहें और संभव हो यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।